चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा विशेष है राष्ट्रपति का संदेश, भारत के शौर्य का संकल्प। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। 78 वर्षों के आजाद भारत के इस सफर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में 79वीं साल में प्रवेश करने से पहले जो बड़ी उपलब्धियां उन्होंने देश के सामने रखी हैं, किस तरह से आप उन उपलब्धियों को देखते हैं? और अगर ऐसी 5 उपलब्धियों हम आपसे पूछें जिनको इन 78 वर्षों में पूरा नहीं कर पाई बहुत सारी सरकारें, जिन्हें इन 10 वर्षों में पूरा किया गया। देखिए, राष्ट्रपति जी ने सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारा जो लोकतंत्र है वो संविधान उसका जो है स्तंभ है। एक तरह से संविधान पर ही हमारा जो संविधान उसकी नींव है हमारे लोकतंत्र की। तो एक तो ये जो कभी कभी भ्रम फैलाया जाता है संविधान को लेकर के, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये संविधान ही भारत की लोकतंत्र की आत्मा है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो जैसा कि आपने कहा, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही कि जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो लोग ये कहते हैं कि 80,000 लोगों को क्यों हम राशन दे रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, तब मोदी जी ने संसद में कहा था कि हमें मालूम है कि अब उनको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम तब तक उनको ये देते रहेंगे कहीं फिर उनके पैर फिसल न जाए, क्योंकि अभी अभी वो गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आज राष्ट्रपति जी ने बहुत महत्वपूर्ण ये इसको दोहराया कि हमारे लोकतंत्र में गांधी जी का जो सपना था कि अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति का समाज में कितना भला हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, इसकी पहचान है कि जो हाशिए पर लोग हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो द्रौपदी जी ने जो बात कही कि अभी जो हम मदद इस सरकार ने शुरू की है, आज 10-11 साल हो गए, उसको अभी जारी रखा जाए ताकि कोई भी फिसल करके कोई बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया तो फिर से वो गरीबी रेखा के नीचे न चला जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जी। और उन्होंने जो अब तक की उपलब्धियां हैं, पर्यावरण से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक का उन्होंने सब जिक्र किया। और सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस तरह से भारत में स्टार्टअप्स हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का 50% अकेले भारत में हो रहा है जी। तो उन्होंने उपलब्धियों का जिक्र भी किया हर क्षेत्र में, पर्यावरण से लेकर के हमारे सैनिकों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी आग्रह किया। एक तरह से हमें सचेत किया कि कहीं हम जब तक जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर हैं, उनको हम निरंतर उनके विकास का ध्यान रखें और आगे हम बढ़ते रहें जी। विजय त्रिवेदी जी, राष्ट्रपति ने जहां एक तरफ विकास यात्रा का एक बड़ा खाका रखा देश के सामने, वहीं कुछ जो बड़ी बातें की जिसमें ये लगता है कि 78 वर्षों का ये जो सफर था उसमें एक जो इन्होंने माइलस्टोन कहा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को लेकर, क्या आपको लगता है कि बहुत साल लग गए भारत को इस दूरी को कम करने में? साथ ही उन्होंने जब बात की आतंकवाद की, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भी एक बड़ा जवाब सिर्फ हमने पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को भी दिया। और पाकिस्तान को एक तरह से आज राष्ट्रपति के संबोधन में एक संकेत और मिल गया होगा कि अगर फिर दोबारा पाकिस्तान ने किसी इस तरह की कोशिश की तो उसका निर्णायक एक जवाब भारत देने के लिए आज भी तैयार है। बिल्कुल रितु जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब बिंदु उठाया जो राष्ट्रपति जी ने कहा। और यदि मैं देखूं कि कश्मीर में बहुत लंबे समय से जाता रहा हूं, तो जो राष्ट्रपति जी ने कहा है कि कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ी है, कनेक्टिविटी तो जाहिर तौर पर बहुत बढ़ी है। जब जो अभी ट्रेन भी वहां पर चालू हुई, रोड सिस्टम भी वहां पर जो चालू हुआ है, रोड सर्किट जिस तरह से बढ़ा है वो तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच दिलों की दूरी कम हुई है, वो एक बड़ा कदम है। क्योंकि मैं लंबे समय तक देखता रहा, एक जमाने में मैं, माफ कीजिए मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कि लोग कश्मीर और भारत की बात करते थे कि आप इंडिया से आए हैं, कश्मीर में हैं।
अब अभी मैं कुछ 3-4 महीने पहले भी वहां पर गया था, तो लोग अब कश्मीर और भारत, जो पहलगाम में भी सामने आया, पहलगाम की घटना में भी शामिल आया कि ऐसा रेस्पॉन्स कश्मीर का पहले कभी नहीं मिला। आतंकवादी घटनाएं वहां पर लगातार होती रही हैं, कोई ऐसा नहीं है। पिछले 6 साल में कमी हुई है, लेकिन किसी मौके पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये अक्सर सवाल उठाए जाते थे। पहलगाम पर जो बात की गई, जिस तरह से कश्मीर ने साथ दिया देश का और कश्मीर ने उस घटना का विरोध किया, वो केवल सड़क की कनेक्टिविटी से दूर नहीं होता, वो दिल्ली और श्रीनगर के बीच जो दिलों की दूरी कम हुई है, वो बड़ा काम हुआ है। और इस सरकार में, मौजूदा सरकार में, भारत सरकार के संविधान में, और ये पहला मौका हुआ, यदि आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि ये पहला मौका हुआ है। आर्टिकल 370 हटने का फायदा ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए ट्रेन तो हम बनाते ही, ये तो हमारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा, वो भी हालांकि 50, 60, 70 साल लग गए उस काम को होने में भी। हम जाते थे तो बहुत लंबा समय लगता था, जम्मू से श्रीनगर जाने में भी बहुत वक्त लगता है, श्रीनगर से अलग अलग इलाकों में भी जाने से। और दूसरी बात, पाकिस्तान को जितना जल्दी समझ आ जाए, राष्ट्रपति जी ने बहुत निर्णायक तरीके से बात कही। ऑपरेशन सिंदूर को यदि आप कहें कि ये झांकी है, तो झांकी से भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। फिल्मों के ट्रेलर जो है ना, आज जैसे शोले के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिल्मों का ट्रेलर जो है वो बता देता है आपको। बिल्कुल विजय त्रिवेदी जी, राष्ट्रपति के संबोधन में ये भी बहुत साफ हुआ कि संविधान और लोकतंत्र को लेकर किस तरह से भारत का संविधान दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को मजबूत करता है। और उन्होंने बहुत साफ कहा कि 4 महत्वपूर्ण मूल्य की जो बात की है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। क्या आपको लगता है, जब आप भारत और इंडिया की बात कर रहे हैं, आप इंडिया और कश्मीर की बात कर रहे हैं, भारत और कश्मीर की दूरी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही भारत और इंडिया की भी एक बड़ी दूरी थी, उस दूरी को भी पाटा पिछले कुछ सालों में। भारत में जिस तरह से विकास को एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है भारत, उसमें वो दूरी मिटाई गई है। इसलिए आज संविधान और लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, इन मूल्यों की और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऋतु जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और जैसे अभी रामकृपाल जी ने भी 80 करोड़ लोगों का अनाज की योजना का, जो अन्न योजना का जिक्र किया गया, तो वो भी वही है कि सबसे पिछड़े को, जो आखिरी लाइन में बैठा, यदि उसको समता मिले, वो आगे बढ़ सके, वो मजबूत हो सके। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत सबसे कमजोर आदमी को बराबर की हिस्सेदारी देना ही होता है। वो काम यहाँ पर किया गया। संविधान की सुप्रीमेसी को एक बार से फिर तय किया गया। और मुझे याद आता है कि जो एटली साहब का जो भाषण था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और वो समझते थे कि हिंदुस्तान के ये लोग लोकतंत्र को कैसे चलाएंगे, इनके बस का काम नहीं है। उन सब लोगों के लिए ये 78 साल पूरे और 79वीं जो हम लोग वो मना रहे हैं सालगिरह, वो उन सब लोगों के लिए जवाब है। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, दुनिया मान रही है इसे, दुनिया मान रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ऐसे मौके पे, जब 78 वर्षों का एक इतना कठिन एक तरह से समय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के गुलामी के दौर से भारत निकला था, उसमें जब आप अपनी ही नींव पे सवाल खड़ा करते हैं, अपने ही संविधान, अपने ही लोकतंत्र पे, क्या वो भी एक बड़ा संदेश राष्ट्रपति के संबोधन में दिखाई देता है? बिल्कुल, वो संबोधन में तो दिखाई देता है, लेकिन मैं कहता हूं इसको भी लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा मानना चाहिए कि विपक्ष उस सवाल को उस तरह से खड़ा कर सके। ये भी एक लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा है। और विपक्ष में राजनीति चलती रहती है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। इसका मैसेज भी है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई हो, पहलगाम की घटना हुई हो, बहुत सारे मौके आए। और गरीब को, पिछड़े को, लोकतंत्र को, सबको मजबूत करने के लिए, जैसे SIR का मसला मैं बताऊं, SIR का मसला पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का इशू नहीं है, ये लोकतंत्र का इशू है। तो SIR में मैं समझता हूँ कि केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे सभी राजनीतिक दल उस सिस्टम को ठीक करेंगे तो वो सबके फायदे का होगा। एक दूसरे पर आप ये जो हम्माम में बैठे हुए हैं शीशे के घरों के साथ बिना पर्दे के, उसमें मेहरबानी करके उसको मजबूत करने का काम करें, ये मैसेज भी दिया गया है। क्या रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है 78 साल का सफर पूरा करने पर, 79 साल में प्रवेश करने पे आजाद भारत की राजनीतिक पार्टियों को और आम जनता को, सबको ये सोचने की जरूरत है कि हमने कहां से सफर शुरू किया था, कहां तक पहुंचे हैं? जब राष्ट्रपति ये कहती हैं कि गरीबी रेखा से नीचे या गरीब लोगों का उत्थान हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात पे दी जा रही है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहें, जिससे कि फिर उन्हें वो दिन ना देखने पड़े। देखिए, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं
उनका ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मासेस ने उसको अनुभव किया है। अगर गरीब के घर में इज्जत घर से लेके रसोई घर तक परिवर्तन आया है तो किसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आम आदमी जानता है। तो आज द्रौपदी जी ने जो कहा वो है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि एक महिला जिसको गांधी जी ने कहा था मतलब अंतिम व्यक्ति, आप सोचिए कि जो रसोई घर में लकड़ी बीन करके लाती थी और जिसकी आंखें पथरा गई थी, अगर उसके जीवन में, उसके घर में, पहली बात तो उसका घर बना। घर का मतलब क्या होता है, मैंने जब कहा इज्जत घर से रसोई घर, तो आप ये समझिए कि अगर रसोई घर बना है तो उसमें राशन भी है, उसमें बल्ब भी है, उसमें सिलेंडर भी है। तो ये उपलब्धियां जो लोग नकारते हैं, जनता उनको नकारती है। तो इसलिए मैं कहता हूं उपलब्धि या जो भी गया है वो महसूस किया जाता है, उसको ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। इस देश की 80% जो भी जनता है उसके जीवन में जो बदलाव आया है वो खुद महसूस करती है, और जब मौका आता है तो बता भी देती है। और मौका हमारे यहाँ हर 5 साल पे आता है, उसका टेस्ट होता है। दूसरी बात जो अभी अब कश्मीर की बात हो रही थी, देखिए होता क्या है, परिवर्तन जो होता है वो जरूरी नहीं है कोई मेढक की छलांग की तरह हो, वो सर्प गति से भी होता है। जब ये सरकार आई 370 गया, आप देखिए पहली बार जम्मू कश्मीर में जो गांधी का सपना था विकेंद्रीकरण, हर ग्राम प्रधान को पैसा सीधा गया। जो जम्मू कश्मीर में कुछ परिवारों को तक पैसा पहुंचता था, नीचे जाता नहीं था। तो विकेंद्रीकरण जो वहां पे किया, वहां के गांव के प्रधान सरपंच, उन्होंने अपने गांव की जरूरतों के हिसाब से उसका उपयोग जो किया पैसे का, तो एक बहुत बड़ा जमीनी परिवर्तन आया है कश्मीर में। और इसीलिए जब चेनाब पे ब्रिज बनता है तो देखिए दो चीज होती है, गांव का एक गरीब इंसान के लाइफ में जो चेंज आता है, और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि दुनिया देख रही है चेनाब पे जो ब्रिज बना है। तो मेरा ये कहना है कि घर की उस बल्ब से, उस चूल्हे से लेकर के और हाईवे तक, एयरपोर्ट तक, ये जो परिवर्तन जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा है इसीलिए वो हाशिए पर रहते हैं। विजय त्रिवेदी जी परिवर्तन 78 सालों का है। एक समय वो भी था, भारत ने कई युद्ध देखे, युद्ध ऐसा भी रहा जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को एक आह्वान करना पड़ा और उस आह्वान के तहत एक समय का उपवास भी रखा गया, आप जानते हैं। तो कष्ट के दिन बहुत भारत ने देखे, लेकिन आज जब डिजिटल का युग है, ऐसे में भारत का भी डिजिटल ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और उसने सुनिश्चित किया कि कैसे हर लाभार्थी को उसके खाते तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचे। क्या आपको लगता है कि ये लंबी एक यात्रा भारत ने तय की है? ये तमाम वो उपलब्धियां हैं जिन्हें आज याद करने की जरूरत है, और इससे आगे की बात भी राष्ट्रपति ने की है, तो उसको भी हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास यात्रा के आगे के कुछ लक्ष्य को भी सामने रखा उन्होंने। बिल्कुल ऋतु जी, डिजिटल इंडिया का तो जो एक पूरा स्टेप है वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। ये भी वैसा ही चौंकाने वाला जैसा हमने लोकतंत्र को मजबूत किया, वैसे ही डिजिटल इंडिया पूरी दुनिया भर में इस तरह से नहीं हुआ जैसे हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी ने उसको इतनी तेजी से एक्सेप्ट किया। और उस डिजिटल इंडिया का जो बड़ा फायदा हुआ कि एक भ्रष्टाचार की दीवार टूटी जी, और कोई मीडिएटर, कोई दलाल बीच में नहीं बचा। जो पैसा, जो मदद सरकार की मिलनी थी वो सीधे वहां पर पहुंची। डीबीटी जिसे आप कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसने एक बड़ा बदलाव किया है, बड़ी छलांग लगाई है कि उससे पूरे की पूरी जो योजनाएं हैं वो ठीक पहुंच रही हैं। अभी बात हुई इज्जत घर की, मैं कहता हूँ इज्जत घर एक बड़ा काम हुआ। जो सबसे पिछड़ा घर है, जो सबसे कमजोर घर है, उसके घर में, उस महिला के घर पर इज्जत घर है। और जो सबसे पहला घर है देश का, और सबसे पिछड़े समाज से, आदिवासी से राष्ट्रपति बनी है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल मैसेजिंग कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग भी तो देश को देखनी चाहिए कि एक आदिवासी महिला देश के पहले घर की पहली नागरिक बन जाए, ठीक है, और देश के आखिरी जो महिला है उसके घर में इज्जत घर भी हो और रसोई घर भी ठीक से हो। तो ये दोनों एक बहुत तार जुड़े हुए हैं, इसको आप केवल अलग अलग तरीके से मत देखिए। ये पूरी विकास यात्रा का सफर है, और जब यात्रा होती है
तो मंजिल हमेशा आगे चलती जाती है। जी विजय त्रिवेदी जी, उसमें क्या आप बहुत मानते सारी- हैं कि नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्पष्टता, इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बेहद जरूरत है जब आप इतने बड़े कदम किसी देश के विकास के लिए उठाए, चाहे वो आतंकवाद के मोर्चे पे हो, युवाओं के रोजगार के मोर्चे पे हो, 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत की एक तरह से लाभ मिल रहा है इस समय, जो कि लोगों के लिए एक बड़ा सवाल होता था किस तरह से अपना इलाज कराएं। क्या आपको लगता है कि इसमें एक नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है? अक्सर कहा जाता है कि सेनाएं युद्ध जीतती और हारती नहीं है, कमांडर जो है ना वो युद्ध जीतता है। सिस्टम तो देश में होता है ना, ये सारी योजनाएं, ये सारे अस्पताल और व्यवस्थाएं हमारे पास थी, लेकिन एक लीडरशिप का जो क्लैरिटी है उसने उस पूरे सिस्टम को बदल दिया। लीडरशिप की क्लैरिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नेतृत्व के लिए ये जो सिस्टम भी हमारा बना है लोकतंत्र का, वो भी नेतृत्व के चुनाव का मौका देता है आपको, समझे? और वही हम चुन रहे हैं। अफसर तो बने हुए हैं ही ना, अफसर तो पहले भी थे, अफसर आज भी है, अस्पताल भी है, लेकिन लीडरशिप की क्लैरिटी आपको बताती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और प्रायोरिटी न केवल काम की, किसके लिए प्रायोरिटी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और किस मौके पर किस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए और वहां तक सब लोगों को ले जाना। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही सेना लड़ रही हो, हमारी फौज लड़ रही थी, एयरफोर्स लड़ रही थी, लेकिन पूरा ऑपरेशन देश खड़ा सिंदूर से था। आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा संदेश देश आत्मनिर्भर और भारत दुनिया का में गया। indigenous वो सिर्फ रक्षा indigenous क्षेत्र जो में काम- नहीं, और आत्मनिर्भरता भारत ने जिस तरह से तमाम मोर्चों पे हासिल की है, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन विस्तार से मुझे लगता है कि आने वाला समय, अब 79वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई ऐसे मोर्चों पर कई ऐसे शौर्यगान होंगे जो बताएंगे कि किस तरह से भारत लगातार अपनी इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी आपका भी, विजय त्रिवेदी जी आपका भी।